से आज हम डिस्कस करते हैं ग्रुप नंबर 15 के जनरल प्रॉपर्टीज को। कल हमने थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन किया था ग्रुप नंबर 15 के बारे में और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ग्रुप नंबर 15 के बाद काफ़ी हमें डिस्कस करना है। ग्रुप नंबर 15 दैट मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इन एलिमेंट का हमको जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो सबसे फर्स्ट वन इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ these एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 15। तो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7। तो एज पर द अल्फा प्रिंसिपल 1s2, 2s2 and 2p3। Similarly for the phosphorus 15, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3। So as per electronic configuration, nitrogen occupies space in periodic table in period number 2nd in p subcell bearing 3 electron in outermost cell. The configuration is the 2p3 for phosphorus, 3p3 for arsenic. Configuration is 4s2 and 4p3 for antimony, 5s2 and 5p3 and bismuth 6s2 and 6p3. So these are the general electronic configuration for each atom of each element of group number 15: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. 2p3 for nitrogen, 3p3 for phosphorus, 4p3 for arsenic, 5p3 for antimony and 6p3 for the bismuth. So on the basis of these configuration of each element, we can say that general configuration of group number 15 element is ns2np3. It means that n means number of period 2, 3, 4, 5, 6 etc. If n is equal to 2, the configuration ns2. If n is equal to 2, 2s2 and 2p3. This is the configuration of the nitrogen. If n is equal to 3, 3s2, 3p3. This one is the configuration of the phosphorus. So n represent the periodic of element or principal quantum number or number of cell. आइए आपको समझ में आ गया होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच एलिमेंट as well as general configuration of group number 15, and that is ns2 np3. On the basis of this configuration we can calculate the configuration of each element in group number 15. नोट करें, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसी कॉन्फ़िगरेशन पे हम दूसरा प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं एंड दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज डिस्कस करते हैं। The next property is atomic size. Atomic size हमें कन्फर्मेशन से दिख रहा है कि नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में है बट इन सेकंड सेल। दिस वन इज सेकंड सेल। फॉस्फोरस इन थर्ड सेल, आर्सेनिक इन 4, एंटीमनी इन 5th, बिस्मथ इन 6th। इट मींस आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास केवल 2 रूम है, फॉस्फोरस के पास 3 रूम है, एंड आर्सेनिक के पास 4 रूम है, एंटीमनी के पास 5 रूम है एंड बिस्मथ के पास 6 रूम है। जैसे जैसे नंबर ऑफ रूम बढ़ रहे हैं किसी भी मकान में, वैसे वैसे उस मकान का साइज भी बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ग्रुप नंबर 15 में जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। नाइट्रोजन का साइज ये होगा
दिस वन इज न्यूक्लियस। और हम बात करें विस्मित का साइज क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, दिस वन इज 6। नाउ एटॉमिक साइज का डेफिनेशन क्या होता है आपको मैंने समझा दिया है वैसे कि जैसे जैसे रूम बढ़ते जाते हैं किसी मकान में तो मकान का साइज बढ़ता चला जाता है, वैसे ग्रुप नंबर 15 में एलिमेंट्स के नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप, वैसे वैसे उनका साइज बढ़ता जाता है। अब एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, एटॉमिक साइज का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन nucleus to nucleus, this one is the nucleus to outer most cell of an atom, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल, दिस वन इज द, हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है ये न्यूक्लियस हो गया, और ये जो डिस्टेंस है यही कहलाएगा एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन। और यहाँ से न्यूक्लियस से और आउटर सेल का जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा एटॉमिक साइज ऑफ विस्मित। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक साइज। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, तो जो इसका ट्रेंड बनेगा बेटा, ट्रेंड क्या बनेगा, तो नाइट्रोजन हैव स्मॉलेस्ट साइज, ट्रेंड क्या बनेगा, नाइट्रोजन का सबसे छोटा साइज होगा, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद विस्मत। तो विस्मत का जो साइज है वो सबसे ज्यादा होगा। इतना ओके, आपको ये जनरल ट्रेंड समझ में आ गया होगा, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एंटीमनी के बाद विस्मत आता है जहां इलेक्ट्रॉन 6 पीरियड में ऑक्यूपाई करता है स्पेस। जैसे ही इलेक्ट्रॉन 6 पीरियड में आता है वहां पर एक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, हम इसे डिस्कस करेंगे इन डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में डिस्कस करेंगे। तो वहां पर क्या होता है, इनर कोर का इनर्ट पेयर इफेक्ट क्रिएट होता है, सील्डिंग इफेक्ट होता है, और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कि इस पीरियड के एलिमेंट लैंथेनॉइड कैटेगरी में चले जाते हैं, एफ ब्लॉक में चले जाते हैं, जिसके कारण एक कॉन्ट्रैक्शन मींस खिंचाव क्रिएट होता है, जिसके कारण जो विस्मित का जो एटॉमिक रेडियाई है और एंटीमनी का एटॉमिक रेडियाई है बहुत ज्यादा डिफरेंस में नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं कि एंटीमनी और विस्मित की जो एटॉमिक रेडियाई है या एटॉमिक साइज है बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है, इट मींस ऑलमोस्ट सेम सा होता है, ऑलमोस्ट सेम, बराबर नहीं होता है। विस्मित का फिर भी ज्यादा मिलेगा एंटीमनी से, बट एंटीमनी और विस्मित के रेडियाई में ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो दिस वन इज द एटॉमिक रेडियाई, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं नोट करें इसको। तो एटॉमिक हमने फर्स्ट समझा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेस पे हमने निकाला एटॉमिक रेडियाई को समझा या एटॉमिक साइज को समझा। अब एटॉमिक साइज के बेस पे हम एक थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, इजी प्रॉपर्टी है। And third property is ionization enthalpy। इसका मतलब क्या होता है, एंथैल्पी मींस एनर्जी, आयोनाइजेशन मींस आयोनाइज होना, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, किसी भी एलिमेंट का आयोनाइज हो जाना, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देना विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एंड दैट्स कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब हम सिंपली लैंग्वेज में बात करें तो किसी एटम को कितना एनर्जी देना पड़ेगा वो अपने लूज इलेक्ट्रॉन को आसानी से उसका लॉस कर सके, रिमूव कर सके, दैट्स कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। दैट मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द लास्ट ऑर्बिटल का आपका lose electron from the outermost cell of an atom, that's called the ionization energy. It should be represented by the delta H I dot E. Delta means उसका on an average energy, H means heat or enthalpy, I means ionization, E means enthalpy. The amount of energy required to lose electron from the outermost cell of an atom, that's called the ionization enthalpy.
अब देखिए नाइट्रोजन का जो साइज है वो छोटा है, जिसमें प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है बेटा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इस सेल से बाहर नहीं चला सकता। यदि इलेक्ट्रॉन इस सेल से बाहर जाएगा तो हमें क्या करना होगा, इनके बीच के जो फोर्स को उसको ब्रेक करना होगा, कमजोर करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, हमें काफी एनर्जी देनी पड़ेगी। सेकंड वन हमारे पास है अब हमारे पास है एंटीमनी। एंटीमनी का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फिफ्थ सेल में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यहां पर है। यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, बट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाइट्रोजन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा। तो यहां एनर्जी क्या होगा, कम लगेगा, यहां एनर्जी ज्यादा लगेगा। क्लियर हो गया होगा? क्योंकि तो यहाँ इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना है, तो लेस एनर्जी हम एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से बाहर चला जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ बाहर जाने की फ्रीडम है, क्योंकि काफी दूर है। इसको फ्रीडम नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या समझे हम इसको, तो हम समझ सकते हैं कि एटॉमिक जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दैट मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, जितना एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, देखो ध्यान से एंटीमनी, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो एंथैल्पी क्या हो रही है, कम हो रही है। एंथैल्पी कम देना पड़ेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर चला जाएगा। जितना साइज कम है उतना ही एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो इसका ट्रेंड क्या बनेगा बेटा, ट्रेंड यहां से समझे आप कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज सबसे कम है, सबसे छोटा है। तो नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड देन बिस्मुथ। बिस्मुथ का साइज सबसे बड़ा है और बिस्मुथ एक मेटल भी है और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो बिस्मुथ सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, लीस्ट एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर कर देगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा बट एट द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी should be required to remove the electron from the nitrogen. I hope clear हो गया होगा. This is the ionization enthalpy. बेटा नोट करेगा इसको. Now next property discuss करते हैं. This one I think this one is the most important. ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा क्योंकि बुक में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता इसके बारे में. हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 4, ऑलोट्रॉप. ऑलोट्रॉप्स. ऑलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ऑलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा. क्लास 10th में थोड़ा पढ़ते हैं, आइडिया लेते हैं, थोड़ा 11th में पढ़ते हैं लोग इसके बारे में. ऑलोट्रॉप का मतलब क्या होता है? ऑलोट्रॉप एंड आइसोटॉप्स, दो बातें अलग अलग होती है. ऑलोट्रॉप ने कार्बन के पढ़े होंगे, कार्बन ऑलोट्रॉप, डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड और ग्रेफाइट में क्या कॉमन है, क्या डिफरेंट है? डायमंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बट ग्रेफाइट कंडक्टर होता है. डायमंड के अंदर कार्बन टू कार्बन 4 बॉन्ड बनते हैं, एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी से होती है. कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है बट ग्रेफाइट में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसके कारण पाई बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इजीली. पाई बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो 40 किलोजूल पर मोल के हिसाब से होती है और सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसकी 96 अप्रॉक्स 96 किलोजूल पर मोल के हिसाब से होती है. तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए. पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाता है. पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन फ्री होने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. इट मीन्स ग्रेफाइट कंडक्टिविटी शो करता है, डायमंड नहीं करता है. वो थर्मल भी होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है. अच्छा, हमारा जो डायमंड है वो ब्रिलियंस होता है, ग्रेफाइट थोड़ा हम बोल सकते हैं डल नेचर का होता है, ग्रीन कलर होता है, ग्रेस कलर का होता है. तो ये फिजिकल अपीयरेंस क्या हो रहे हैं? फिजिकल अपीयरेंस डिफर हो रहे हैं. फिजिकल अपीयरेंस
डायमंड और ग्रेफाइट में। बट इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है कि डायमंड को यदि कंबस्ट किया जाता है तो डायमंड भी CO2 गैस रिलीज करता है, बट कोई गैस नहीं बचता है। तो वैसे ही ग्रेफाइट को यदि हम कंबस्टन प्रॉपर्टी शो करें कि ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ आर कंबस्टेड, दे फॉर्म द CO2 गैस विदाउट एनी एस। तो दोनों केमिकल प्रॉपर्टी में सेम है, बट फिजिकली अपीयरेंस में दोनों अलग है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑलोट्रॉप आर द दोज एटॉमिक स्पीसीज Allotropes are those naturally occurring species of an element in which physical properties are differ and chemical properties are same. That's known as the allotropes. I hope आपको समझ में आ गया होगा। तो allotropes, अब नाइट्रोजन के allotropes फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। यहाँ देखेंगे इसलिए मैंने इसको रेज नहीं किया है। तो allotrop अब क्लियर हो गया होगा एज पर डेफिनेशन, उसके बारे में आपको मैंने समझाया, समझ में आ गया होगा। तो नाइट्रोजन के ऑलोट्रॉप्स, इसका कोई ऑलोट्रॉप नहीं होता, नो ऑलोट्रॉप। ऑलोट्रॉप इसका मतलब क्या है कि नेचर में अभी तक जो स्टडी हुआ है नाइट्रोजन का कोई दूसरा नेचुरली अकरिंग नहीं मिला है ऑलोट्रॉप। फास्फोरस, आप देखेंगे फास्फोरस जो हमें अलग अलग जो फिजिकली अपीयरेंस में मिलता है बट वो केमिकली में सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो फास्फोरस सबसे पहले हमें व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, दीज आर लिस्टेड इन योर बुक। आप वहां से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाइट फास्फोरस होता है काफी रिएक्टिव नेचर का होता है, रेड फास्फोरस देन ब्लैक फास्फोरस, ये आपने समझा होगा। इसके बाद भी फास्फोरस के कुछ ऑलोट्रॉप्स होते हैं जो मैं आपको बताता हूं, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक, ये भी हो सकता है आपने समझे होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे किताब में। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक, इनमें अंतर क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे लेटर। बट अभी फिलहाल आप ये समझिए कि फिजिकली डिफर एंड केमिकली दे आर सेम। अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक एंड इसका हम बोल सकते हैं वायलेट एंड नेक्स्ट वन इज द स्कारलेट। वन व्हाइट, रेड, ब्लैक, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक, वायलेट एंड द स्कारलेट, these are the allotrop of phosphorus। ये फास्फोरस के ऑलोट्रॉप्स हैं बेटा, थोड़ा ध्यान दें, फोकस करें। और कुछ आपको मुझसे पूछना है यू कैन कॉल मी एंड यू कैन सेंड द मैसेज। आर्सेनिक, हम आर्सेनिक की बात करते हैं, आर्सेनिक का हम देखते हैं कि जनरली जो मेटल्स हमें मिलते हैं, हम देखेंगे आप नंबर ऑफ मेटल्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, तो उनके जो मैक्सिमम जो हमें कलर दिखाई देते हैं ग्रे या येलोइश या व्हाइटिश नेचर में मिलते हैं। आर्सेनिक, आर्सेनिक के मेटलॉइड है, एंटीमनी आल्सो मेटलॉइड। तो आर्सेनिक के जो ऑलोट्रॉप हैं, फर्स्ट वन इज ग्रे, ब्लैक एंड येलोस। These are the allotrop of arsenic. This one beta, allotrop of antimony, black and yellowish. Antimony के allotrop हैं, first one is black, second one is yellow and next is the explosive. आप black yellow से लिख सकते हैं या explosive छोड़ सकते हैं। And bismuth, bismuth एक मेटलिक बॉन्डिंग करता है, मेटल है, नो ऑलोट्रॉप, इसका कोई ऑलोट्रॉप नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजन बेटा कोई ऑलोट्रॉप नहीं होता, अभी तक इसका नेचुरली अकरिंग एटम दूसरा कोई नहीं मिला है जो नाइट्रोजन की जैसी प्रॉपर्टी रखता हो, फिजिकली फिजिकली वो डिफर हो और केमिकली वो सेम रखता हो। फास्फोरस व्हाइट, रेड, ब्लैक, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक, वायलेट एंड स्कारलेट। Arsenic grey, black and yellow, antimony black, yellowish and explosive, and bismuth the metallic substance, poor metal and no allotrop occur in nature. Not clear beta? Come to the next property of the group number 15 after the allotrop.
5। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिपेंड ऑन द, आपको जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, यदि कोई क्लैरिटी नहीं है, तो देन यू कैन सेंड द मैसेज। ऑक्सीडेशन स्टेट हम बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज डिपेंड ऑन द वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। अब यहां देख सकते हैं कि नाइट्रोजन लास्ट इलेक्ट्रॉन 3 electrons are there in p subcell and p orbital 3 orbital are there, 1 2 and 3. Each orbital contain 2 electron, that means total in p cell px, py and pz having 6 electron. px, py and pz having 6 electron, but still now nitrogen have 3 electron in outermost cell. It means for stability, position of orbital, nitrogen required 3 electron in outermost cell. It means oxidation state as well as valency of nitrogen is -3. Valency -3 as well as oxidation state of oxygen is -3. Now oxygen can lose electron from the outermost cell at higher energy for stability. Outer electron is 3, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट भी कर सकता है, इसको हायर एनर्जी मिलेगा, तो डोनेट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया उसका +3। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ द p ऑर्बिटल, तो दैट्स -3। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा +3। नाउ सेकंड सेल के अंदर 3 + 2 5 electrons are there. 3 + 2 5 electrons, 3 + 2 5, that means every element of group number 15 have 5 electron in outermost cell, but in p subcell having 3 electron. It means it can lose the 5 electron, 3 + 2 5, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा, तो कितना हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5। आउटर सेल p सबसेल से, p इसका सबसे आउटर सेल है, सबसे इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर जाएगा, आउटर सेल से बाहर जाएगा, फिर उसके इनर कोर से जाएगा, तो आउटर सेल में कितना है 3, तो 3 देगा, फिर उसके इनर कोर में कितना है 2, तो 3 + 2 कितना होगा 5। तो सेम फॉर द फास्फोरस, -3 +3 and +5, -3 +3 and +5, -3 +3 and +5। बेटा यहां फोकस देना थोड़ा सा। बिस्मुथ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर क्या होता है कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ये वाले ध्यान दो, 1 2 and p electrons, 1 2 3. These electrons do not take participate in the bonding because of inert pair effect. Inert pair effect के कारण 6 के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन वो रिसीव कर सकता है, तो जो बिस्मुथ है एक मेटल है, और मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकने की होती है। तो बिस्मुथ है वो अपने आउटर सेल से p ऑर्बिटल से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सबसे पहले। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हैं, बट बिस्मुथ 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसका जो ऑक्सीडेशन होगा, प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। यदि वो 3 and 2 5 दोनों दे देता है, तो कितना होगा उसका 5, +3 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मुथ। यदि वो 3 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी रखता है, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसका ऑर्बिटल पूरा हो जाएगा कहां पर, p सबसेल में, तो -3, बट प्राइमरी टेंडेंसी ऑफ बिस्मुथ इज +3 +5 and after that -5। नोट करें बेटा। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वन इज द
आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टी इज कोवैलेंसी। प्रॉपर्टी नंबर 6 कोवैलेंसी। फोकस देना थोड़ा सा यहाँ पे। कोवैलेंसी, कोवैलेंसी क्या होता है? कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम, दैट्स कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। मतलब कोई भी एटम कितने बॉन्ड बना सकता है वही उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। जैसे हम बात करें जनरली कि नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है अमोनिया इन NH3, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी होगी, तो कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? 3। सिंपल सी बात देखो कि O2 है हमारे पास, O2, तो O2 के अंदर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? तो O2 में ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से, इनमें कोई एक सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर रहा होगा। 2 ऑक्सीजन है, एक सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। तो कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम, दैट्स कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। मैं चलो आगे बात करते हैं बेटा इस पे कि ग्रुप नंबर 15 के जो एटम्स हैं इनका कोवैलेंसी कितना कितना होगा। चलिए ट्रेंड देखते हैं कोवैलेंसी का। तो कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 3, कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस 5, कोवैलेंसी ऑफ आर्सेनिक 5, कोवैलेंसी ऑफ एंटीमनी 5 एंड कोवैलेंसी ऑफ बिस्मथ 3। बेटा फोकस दें, बिल्कुल ध्यान से दें। यहाँ पे उनके अलावा उनके सामने लिख रहा हूं कि नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 3, फास्फोरस 5, आर्सेनिक 5, एंटीमनी 5 एंड बिस्मथ 3। अब इसको हम देखते हैं कि नहीं। अब मैं यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूं मैक्सिमम, दिस वन इज कोवैलेंसी एंड दिस वन इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 4। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है। आपने देखा अगर 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके आउटर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। बट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? वो 4 बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा हम समझेंगे अभी। फास्फोरस की 6, देखेंगे कि सर फास्फोरस के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो वो 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। आर्सेनिक 6, एंटीमनी 6 एंड बिस्मथ 3। इसको नोट करें, पहले समझें कि कोवैलेंसी क्या है। तो कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 3, मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4, फास्फोरस की कोवैलेंसी 5, मैक्सिमम कोवैलेंसी 6, आर्सेनिक 5। इट मींस 5 बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो 6 बॉन्ड भी बना सकता है। एंटीमनी 5 बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। एंड बिस्मथ 3। इसको नोट करें, पर हम डिस्कस करते हैं कि कोवैलेंसी एंड मैक्सिमम कोवैलेंसी कैसे वेरी कर रहा है। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं बेटा। मैं यहां से इसको इरेज करता हूं। देखिए फोकस करिए। नाइट्रोजन का जो सेकंड सेल है, दिस वन, 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड 2p3 in p orbital, px, py and pz, 1, 2 and 3 as per Hund's rule। इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। इफ नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन, यदि N2 की बात करें हम, N2 के अंदर एक नाइट्रोजन होगा, दूसरा नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहे होंगे। कितने बॉन्ड बना सकते हैं? क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स आर देयर, जहां पर इलेक्ट्रॉन स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। 1, 2, 3। इसके आगे स्पेस नहीं है, क्योंकि 2D नहीं होता है बेटा, 2D सबसे नहीं होता है, इसलिए इसके पास आगे स्पेस नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए।
ये 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दे, उसके लिए स्पेस नहीं है। इट मींस दैट कि नाइट्रोजन ओनली कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स विद सराउंडिंग और कॉर्नर एटम। कॉर्नर एटम के साथ और सराउंडिंग एटम के साथ नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन फॉर्म होता है। दूसरा एग्जांपल हमने देखा अमोनिया, कि अमोनिया में नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना रहा है। आप कहीं भी एग्जांपल देखिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बट मैंने यहां क्या लिखा है कि मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। इसका क्या मतलब है, हम इसको समझते हैं। तो मैंने लिखा है कि मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। एग्जाम्पल बेटा लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल का मतलब हो गया NH4+। आपने देखा होगा NH4+। यहाँ NH4 में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड बाय, यहां लिखता हूं मैं बेटा, थोड़ा ध्यान देंगे। नाइट्रोजन कैन बी फॉर्म 4 बॉन्ड with corner atom by donating electron